हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आजकल हम विद्यापति जी की पदावली जो है वो पढ़ रहे हैं। तो विद्यापति की जो पदावली की भाषा है वो है मैथिली। तो इसी को आजकल हम पढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर 3 वीडियो मैं आप सभी को बना के दे चुकी हूँ और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने आप सभी को तैयार करके दे दिया है। तो आप चाहे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज इसके आगे के जो पद हैं वो हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे के पद की व्याख्या जो है हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पद को पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। सुधामुखी के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोहर मंगल त्रिभुवन विजयी माला। सुंदर बदन चारु अरुलोचन, काजरे रंजित भेला। कनक कमल माझे काल, भुजंगनी सिरियत खंजन खेला। नाभि विवर संगे लोम लतावली, भुजंगी निशास पियासा। नासा खगपति चंगु भरम भय, कुज गिरि संधि निवासा। तिन बन मदन तेजल तिन भुवने, अवधि रहल दो बाने। विधि बड़ तारुन बधइते, रसिक जन सौपाल तो हर नयाने। भनई विद्यापति सुन वरियुवती, इहि रस केओ पै जाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देवी रमाने। तो ये जो पद है इसमें विद्यापति ने अपूर्व सुंदरी नायिका के जो विभिन्न अंग है उसका वर्णन किया है। रूप रस की छटा से जो चकित होकर कवि कहते हैं कि चंद्रमा के समान सुधामुखी के विहीन निर्मल बाला, कि चंद्रमा के समान शीतल और अमृत के समान सुखकारी इस सुधामुखी बाला का सृजन विधाता ने न जाने कैसे किया। अपरूप रूप मनोहर मंगल त्रिभुवन विजयी बाला, कि ऐसा त्रिभुवन विजयी अपूर्व मन भावन और मंगलमय रूप तो कहीं और देखना जो है वो दुर्लभ है। सुंदर बदन चारु अरुलोचन, कि सुंदर मुखमंडल, काजल से रंजित चंचल आँखें, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ण कमल के बीच कोई काल भुजंग अटखेलियाँ कर रहा हो। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सोने के बीच में कोई काला सांप जो है वो अटखेलियाँ कर रहा हो। तो सौंदर्य और चंचलता की जो ये 2 आँखें हैं वो आपस में ऐसा लगता है जैसे खेल रहे हो। यहाँ पे स्वर्ण कमल का उपमान कवि ने नायिका के जो मुखमंडल है उससे किया है। तो स्वर्ण कमल का उपमान जो है वो कनक कमल यानी सोने के समान कमल जो है उसका उपमान लेकर नायिका के सौंदर्य का, उसके चेहरे का जो है वर्णन किया है। आगे है नाभि विवर सजे लोम लतावली, कि नाभि विवर से ऊपर की ओर जाती हुई त्रिवली को कवि ने नागराज भुजंग कहा है, जो सुंदरी नायिका के निश्वास से छूटी मादकता का प्यासा है और उधर ही बढ़े जा रहा है। नासा खगपति, किंतु नायिका की जो नुकीली नाक देखकर उसे गरुड़ की चोंच का भ्रम हो जाता है। तो नायिका की जो नाक है वो गरुड़ के समान प्रतीत हो रही है, गरुड़ के चोंच की समान प्रतीत हो रही है और तुरंत वह वक्षों की संधि में छिप जाता है। तिन बान मदल तेजल तिन भुवने, कि कामदेव के धनुष से निकले तीर 3 लोकों में सबसे ज़्यादा जो है वो
प्रभावकारी है, प्रहारक होते हैं, प्रहार करने वाले होते हैं। इस तीर के शिकार जो होते हैं वो किसी से भी नहीं बच सकते। इस तीर में तीनों दिशाओं में जो है वो 3 कोने जो होते हैं वो माने गए हैं और तीनों लोक जो है इसके प्रतीक माने गए हैं। तो जो पुरानी कथाएं हैं उसमें जो कामदेव के तीर हैं उनको, कामदेव के जो नैन हैं, आँखें हैं, वो तीर के समान माने गए हैं पुरानी जो कथाएं हैं। तो यहाँ जो नायिका है उसके भौहों को कमान की संज्ञा जो है वो दी गई है। विधि बड़ दारुण बधैते रसिक। तो यहाँ इन पद में कह रहे हैं कि विधाता के विचित्र विधान पर कवि को भी जो है वो आश्चर्य होता है। तो उसको देख के कवि को भी आश्चर्य होता है कि नायिका के इस मदमस्त कर देने वाले बाण से रसिक जन को ऐसा जो है, रसिक जन जो है वो इसे घायल हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, उनके सामने जो है कोई भी विकल्प नहीं बचता। तो आगे जो है वो विद्यापति कहते हैं, भनई विद्यापति के आगे विद्यापति कहते हैं कि हे सुमुखी, इस रस का विधान कोई कैसे बताए। इस रस के उपाय जाने कि इस रस का विधान कोई कैसे बताए। राजा शिव सिंह रूप नारायण हैं, तो राजा शिव सिंह को उन्होंने रूप नारायण के समान और लखिमा देवी रमानी, और लखिमा देवी को जो है वो सौंदर्य का प्रमाण, इसका प्रमाण जो है वो माना है। तो यहाँ इन पदों में जो विद्यापति ने राजा शिव सिंह को रूप नारायण यानी कि विष्णु के समान और रानी लखिमा के सौंदर्य को लक्ष्मी जी के समान माना है। तो यहाँ ये पंक्तियाँ जो है वो समाप्त हो रही है। तो इस पद में आपने देखा कि किस प्रकार से नायिका के जो मुखमंडल है उसकी प्रशंसा जो है वो कवि ने अपने इन पदों में की है। इसके साथ ही जो उपमानों का जो है वो प्रयोग कवि ने अपनी इस पंक्तियों में किया है। सोने के कमल के समान नायिका का सौंदर्य, उसका मुखमंडल बताया है। इसी प्रकार से जो नायिका की नाक है उसको गरुड़ के समान बताया है, वैसे प्रतीत हो रही है। और कामदेव के धनुष जो है वो उसके भौहें सी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से यहाँ अलग अलग उपमाओं का, अलंकारों का प्रयोग करके नायिका को जो सौंदर्य वर्णन है उसका विद्यापति ने अपने इन पदों में किया है। तो चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, ससन परस खसु अंबर रे देखल धनी देह, नव जल धर तर चमकै रे जनी विजरी देह, आज देखली धनी जाइते रे मोहि उपजल रंग, कनक लता जनी संचर रे महिर निर अवलंब, तापुन अपरूप देखल रे कुछ जुग अरविंद, विगसित नहीं कुछु करन रे सोझा मुखचंद, विद्यापति कवि गाओल रे रस बुझ रसमंत, देव सिंह नृपनागर रे हासिनी देई कंत। तो अब इन पदों की बात करें कि ससन परसु खसु अंबर रे, कि इस पद में भी हमें नायिका के ही रूप सौंदर्य का वर्णन जो है वो चमत्कारी ढंग से देखने को मिलता है। तो विद्यापति ने अपने काव्य में पदावली में नायिका के जो रूप सौंदर्य का वर्णन है, नक्षिक वर्णन, बड़े ही विलक्षण ढंग से नायिका के रूप रंग का अलग अलग प्रतिमान देकर उनका परिचय किया है। तो यहाँ कहते हैं ससन परस, तो ससन यानी कि श्वासोच्छ्वास यानी कि सांस का अंदर लेना और बाहर लेना,
वो कहलाता है ससन, यानी श्वासोच्छ्वास, सांस का अंदर लेना और बाहर खींचना। परस या फिर हम ससन से ये भी तात्पर्य ले सकते हैं वसंत मंजरी और या फिर पवन। तो ससन के यहाँ अलग अलग अर्थ जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ससन यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर खींचना, या फिर वसंत मंजरी, या फिर पवन, हवा से हम कह सकते हैं हवा का खिसकना। तो सांसों के अंदर लेने से परस यानी कि स्पर्श, तो सांसों का अंदर लेना, तो इनमें से किसी एक को भी हम मान लें या सभी के मिला के जो स्पर्श से नायिका की जो आंचल है, खसु अंबर रे देखल धनी, धनी यानी कि नायिका, अम्बच यानी कि अंबर जो है वह यहाँ पे आंचल से तात्पर्य है कि हवा के बहने से जो नायिका का आंचल है वो खिसक गया है, और इस कारण से उसकी देह की जो आभा है वो दिख रही है, उसका सौंदर्य जो है वो दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नव जलधर तर चमकई रे बिजुली, ऐसा प्रतीत होता है जैसे घनघोर बादलों के भीतर से बिजली जो है वो चमक उठी हो। भाई कौशिक क्या चाहता है? तो माजिद आराम ना करे। आगे कहते हैं आज देख ली धनी जाई तिरे मोहि उपजंग जल रंग, कि नायिका को जाते हुए देखकर आज मेरे मन में तरह तरह के भाव उमड़ आए हैं। उपजल यानी मोहि उपजल से तात्पर्य यहाँ अलग अलग भावों से है। कनकलता जनी संचल, तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती से सहारा लिए बिना ही कनकलता जनी, तो धरती से बिना सहारा लिए ही कोई जो स्वर्ण लता है वो घूम रही हो, यानी कि जैसे कोई भी लताएं जो होती है उसको धरती से सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ नायिका को चलते देख के जाते देख के ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बिना सहारा लिए ही वो भ्रमण कर रही हो। एक अपूर्वता पुनः अपूर्व देखल रे, तो एक और अपूर्व बात जो है वो देखने को मिली कि उस स्वर्णलता में एक जोड़ा उरोज कमल जो है वो विद्यमान है। तो एक जो है वो कमल के समान और वह जो है अभी खिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे कनक जो है ताप पुनः, तो एक बार उसको जो है उसमें से एक जोड़ा उरोज कमल जो है वो विद्यमान है, जो सामने दिख रहे मुख, जो नायिका का मुख चंद्र है उसको देखने के कारण वो इतना खिला हुआ है, उसके कारण दिख नहीं पा रहा, वो लता जो है वो दिख नहीं पा रही। विकसित नहीं कछु करण रे सोझा मुख चंद, तो इस कारण से वो दिख नहीं रहा है। कमल तो सूर्य के सामने जो है वो खिलता है, और चंद्रमा होते ही खिला हुआ कमल जो होता है वो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही सूरज खिलता है ऐसे ही कमल उसको देख के खिल उठता है, लेकिन चांद होते ही, चांद के दिखते ही वो कमल बंद हो जाता है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो विद्यापति आगे कहते हैं कि इस पूरे दृश्य का रस मर्म कोई रसवंत ही समझ सकता है, यानी इस दृश्य का, इस मनोरम दृश्य का नायिका के जो सौंदर्य का वर्णन केवल वही समझ सकता है जो इस रसवंत, जो स्वयं रसवंत हो, इसको समझता हो। देव सिंह नृप नागर रे हासनी देई कंत, कि हासनी देवी के स्वामी राजा देव सिंह अगम पारखी रसिक हैं।
तो यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ हैं उन्होंने उनके एक और अन्य जो राजा हैं देव सिंह, जिनके वो आश्रयी रहे थे, उनको लेके इन्होंने लिखा है कि राजा देव सिंह जो है वो पारखी रहे होंगे जो हंसिनी देवी जैसे सौंदर्य की देवी को लेके आए हैं। तो इसमें हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है वो दृश्य देखने को मिलता है। उपमेय को ही उपमान मान लेना जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे हमें नायिका के जो अतिशय सौंदर्य है उसका वर्णन देखने को मिलता है। नायिका का जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन मिलता है। और अमरबेल के रंग स्वर्ण जैसा प्रतीत होता है, उसके समान कहीं भी ये रंग प्रतीत नहीं होता। तो जो महाकवि विद्यापति के जो काव्य कौशल की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जादुई पूर्ण हमें देखने को मिलती है। तो अगला जो हमारा पद है वो है के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास, ही नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। विद्यापति गाओल रे धनी धरु मन आस, आवत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। तो इस पद में जो है नायिका के विरह दशा का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ इन पदों में नायिका जो है अपने प्रीतम के पास पत्र भेजने को आतुर है। नायिका व्याकुल होकर कहती है, तो पतिया यानी कि पत्र। तो नायिका जो है अपने प्रीतम के पास पत्र भेजने के लिए जो है बहुत ही व्याकुल है। और नायिका जो है व्याकुल होकर कहती है कि के पतिया ले जाए तेरे मोरा प्रीतम पास, कि मेरा पत्र लेके, मेरी चिट्ठी लेके मेरे प्रीतम के पास जो है वो कौन जाएगा। यही नहीं सहे असह दुख रे भैल सावन मास। तो कहते हैं कि अब जो है वो सावन का महीना जो है वो आ गया है। पावस का के विरह का ये असहनीय दुख जो है वो हृदय सह नहीं पाता है। तो एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए। तो ये दुख जो है बहुत ही असहनीय है, ये दुख सहा नहीं जा रहा है। प्रीतम के बिना इस घर में अकेले जो है वो रहा नहीं जा रहा है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए, कि हे सखी इस दुनिया में दुखों के दारुण दुख का भी कोई संज्ञान कोई कहाँ लेता है। मोर मन हरिहर ले गेल रे अपनो मन गेल, कि कृष्ण ने तो मेरा मन हरण ही कर लिया। मेरा भी मन कहाँ पीछे रहता, उन्हीं के साथ चला गया। गोकुल तेजी मधुपुर बस रे, कि गोकुल तजकर यानी गोकुल को जो त्याग कर कृष्ण के पास मधुपुर जा बसा। तो जो नायिका का मन है यहाँ उनके विद्यापति की जी के पदों में हमें राधा कृष्ण का संवाद जो है, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। तो यहाँ उसी प्रेम की बात जो है वो की गई है कि जो जब कृष्ण जी जो है चले जाते हैं यहाँ से गोकुल छोड़ के मथुरा, तो उसकी बात की गई है कि गोकुल को त्याग कर कृष्ण जो है वो मथुरा में जो है वो जा बसे हैं। तो कितने अपयश हुआ है सखी, मेरे इन दारुण दुखों से भरा पत्र जो है वो मेरे प्रियतम के पास जो है वो कौन ले जाएगा। विद्यापति गाओले, तो कवि विद्यापति इस वेदना को कम करते हुए प्रबोधन कहते हैं कि हे नायिके, हे सखी, अपने प्रिय पर आस रखो, उस पर विश्वास रखो, धीरज धरो। इस कार्तिक महीने में तुम्हारे प्रीतम तुम्हारे पास जो है वो ज़रूर आएंगे, तुम्हारे मन भावन तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। तो यहाँ हमें जो पदावली में राधा कृष्ण के जो
प्रेम का वर्णन, उनके विरह का वर्णन जो हमें देखने को मिलता है। इस पद में हमें उसी विरह का वर्णन, नायिका यानी राधा जी का जो विरह वर्णन है वो देखने को मिलता है कि नायिका व्याकुल है अपने प्रीतम के पास संदेश ले जाने को, कि वो किस प्रकार से अपना संदेश जो है अपने प्रीतम के पास ले जाए। कृष्ण जी जो है स्वयं नहीं गए, उन्होंने नायिका का मन जो है वो हरण कर लिया है। उनका मन जो है वो कृष्ण जी के ही पीछे पीछे चला गया है। तो ये कितने अपयश की बात है, कितने दुख की बात है कि कृष्ण जी खुद तो चले गए हैं और मेरा मन भी लेके चले गए हैं। अब मेरा जो ये दुखों से भरा हुआ पत्र है, पत्तियाँ है, वो कौन ले जाएगा। तो आगे इन पदों में उनको आस बंधाते हुए विद्यापति कहते हैं कि तुम्हारे मित्र जो प्रीतम है वो कार्तिक महीने में ज़रूर आएंगे। तो यहाँ इन पदों में एक तो सावन के महीने की बात की गई है, विरह वेदना की बात है और कार्तिक मास की भी बात की गई है। राधा कृष्ण के प्रेम का, उनके विरह का वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया गया है। तो चलिए, अगर आज आप और किसी भी वीडियो पे अगर चाहती हैं कि उस पर बनाया जाए किसी भी टॉपिक पे, तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि अगला वीडियो उसी पे बनाया जा सके। कल जो है किसी का मैसेज आया था कल कि इन दोनों पंक्तियों पे जो है, इन दोनों पदावलियों पे वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैंने आज इन दोनों पे जो है वीडियो बना दिया है। तो आगे अगर ऐसे ही किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे अगर कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उसका समस्या का समाधान किया जा सके। और अगर वीडियो में कोई कमी हो, त्रुटि हो, आप चाहते हैं कि इसको किसी और ढंग से जो है सुधार के बनाया जा सके, तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।